नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है मतदाताओं की मार, ईवीएम पर बार। जी हां, क्यों हर बार कांग्रेस ईवीएम पर हार का ठीकरा फोड़ती है? यह सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि हरियाणा में मिली हार के लिए कांग्रेस ईवीएम को जिम्मेदार ठहरा रही है। यह वही ईवीएम है जिसने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 99 सीटों तक पहुंचा दिया था। लेकिन अब नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता आरोप लगा रहे हैं कि यह बीजेपी की जीत नहीं, ईवीएम की जीत है। तो बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को तब क्यों खोट नजर नहीं आता जब वो जीतती है। लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस का यह ईवीएम राग क्या बीजेपी को घेरने की एक चाल है? क्या प्रदेश में कांग्रेस नेता ईवीएम पर दोष मढ़कर खुद को मनोवैज्ञानिक तौर पर मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं? सवाल तो ये भी आने वाले उपचुनाव में इन नतीजों का असर कांग्रेस पर कितना पड़ेगा। आज चर्चा में इन तमाम सवालों की तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। हरियाणा में मिली हार, कांग्रेस ने अलापा ईवीएम राग। हरियाणा में बीजेपी ने 57 साल का रिकॉर्ड तोड़ा तो मध्य प्रदेश बीजेपी भी जश्न में डूब गई। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी और कांग्रेस के बीच ये पहली सीधी लड़ाई थी जिसमें बीजेपी ने 8 सीटों के फायदे के साथ 90 में से 48 सीटें जीतकर तीसरी बार सत्ता हासिल की। हालांकि बीजेपी की जीत को कांग्रेस पचा नहीं पा रही। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने हरियाणा में हार का ठीकरा फिर ईवीएम पर फोड़ा। नेता प्रतिपक्ष ने पोस्ट कर बीजेपी की जीत को ईवीएम की जीत बताया। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि मतदाता पहले ही ईवीएम से संतुष्ट नहीं था। अब हरियाणा के चुनाव नतीजों ने इसे सच साबित कर दिया। कांग्रेस की माने तो बैलेट से मतदान होता तो नतीजे कुछ और होते, और यही राग कांग्रेस के अन्य नेता भी अलाप रहे हैं। जब तक हिंदुस्तान के चुनाव प्रजातंत्र में मशीनों से चुनाव हो गए, तब तक प्रजातंत्र का गला घोटा जाता रहा है। अगर भारत सरकार की नीयत साफ है और प्रजातंत्र को जिंदा रखना चाहते हैं तो तत्काल ईवीएम मशीनों से चुनाव बंद करके बैलेट पेपर से कराना चाहिए। जन आक्रोश था, आंधी चल रही थी कांग्रेस के पक्ष में, और जब परिणाम आए तो उल्टे आए। यही हालत मध्य प्रदेश में हुआ। अब कांग्रेस ने ईवीएम को कटघरे में खड़ा किया तो बीजेपी ने उस पर जोरदार पलटवार किया। बीजेपी का कहना है कि ये कांग्रेस की पुरानी आदत है। वो जीतती है तो ईवीएम को दोष नहीं देती, और जहां हार जाती है वहां ईवीएम का राग आलापने लगती है। बीजेपी ने तो जम्मू कश्मीर का भी उदाहरण देते हुए कांग्रेस पर वार किया। और क्या कुछ बीजेपी ने कहा, सुनिए। देखिए, देश में जिस किसी भी राज्य में जिस किसी भी सीट पर कांग्रेस पार्टी को परिणाम अपेक्षानुरूप नहीं मिलते हैं तो कांग्रेस इसी प्रकार के आरोप लगा करके अपना जो एक संगठनात्मक फेलियर है उसको जस्टिफाई करने का प्रयास करती है। जबकि हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को सीटें अधिक आई, भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा अपेक्षानुरूप उनके लिए परिणाम रहा, तो कितना उसको संतोष के साथ उन्होंने स्वीकार किया। लेकिन आज जब हरियाणा में पराजय का सामना करना पड़ रहा है, पूर्व में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में परिणाम उनके लिए अनुकूल नहीं रहे, तो इस प्रकार से लोकतंत्र पर सवाल उठा देना, चुनाव आयोग जैसी एक विश्वसनीय संस्था के ऊपर सवाल उठा देना कांग्रेस की बहुत ही दूषित मानसिकता का परिचायक है। कुल मिलाकर कहें तो हरियाणा के नतीजों ने मध्य प्रदेश में सियासत को गरमा दिया है। ईवीएम को लेकर फिर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। खास बात तो ये भी है कि जल्द ही प्रदेश में उपचुनाव की घोषणा हो सकती है। लिहाजा ईवीएम को लेकर फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर और गर्माता दिखेगा। लेकिन सवाल ये है कि अगर कांग्रेस को ईवीएम में खोट नजर आती है तो जब चुनाव आयोग ईवीएम में कैसे छेड़छाड़ हो सकती है इसके लिए डेमो के लिए बुलाती है, तो क्यों कोई कांग्रेस नेता वहां नहीं जाता? सवाल तो ये भी है कि नए नियम के मुताबिक कोई भी प्रत्याशी ईवीएम की जांच भी करवा सकता है। तो क्या कांग्रेस हरियाणा में जिन जगह उसे गड़बड़ी लगी वहां की जांच करवाएगी, या ईवीएम पर ठीकरा फोड़कर कांग्रेस खुद को ये तसल्ली दे रही है? जनता तो उसके साथ है, बस ईवीएम उसे हरा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता हिमानी सिंह, कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह यादव
और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। अजय जी, हिमानी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हिमानी जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। क्यों वो कह रहे हैं कि प्रजातंत्र में यदि आप लोकतांत्रिक व्यवस्था से आपने कहा कि चुनाव कराएंगे तो बेहतर होगा। ईवीएम तो आप ही लोग लेकर आए, वो तो लेकर नहीं आए। अजय सिंह यादव की पार्टी तो लाए नहीं। और जहाँ जहाँ आप जीतते जाते रहते हैं वहाँ तो आप कहते हैं कि साहब जनता की जीत हो गई, और यहाँ आपके नेता कह रहे हैं मशीनों से चुनाव कराकर आप प्रजातंत्र का गला घोंट रहे हैं। हरियाणा के चुनाव परिणाम आए हैं और ऊपर से लेकर नीचे तक के नेता आपके फिर ईवीएम का राग अलपने लगे हैं। हर बार वही क्यों? कोई प्रमाण तो देते नहीं आप लोग। चुनाव आयोग चैलेंज करता है तो वहां भी नहीं जाते हैं। जी, ये किसने कहा आपसे कि हम वहां नहीं जाते? तो आप प्रमाण और लेके ये- कहाँ गए? जी, बता मैं दीजिए इंदौर कैसे टेम्परिंग होती है। इंदौर विधानसभा चुनाव में मैं खुद इस टीम के साथ थी जो इन चीजों को मॉनिटरिंग कर रही थी। जो भी कुछ आपने बोला वो सब सही है। निर्वाचन आयोग ने नियम बनाए, साथ में एक नियम ये भी है कि यदि हमारी शिकायतों को जो अधिकारी है वो के लिए संतोषजनक मानता है तब वो कार्रवाई करेगा। तो ये उसका मानना या ना मानना उसके ऊपर ही निर्भर करता है। क्या रीजन हो सकते हैं क्या नहीं, वो अपना निर्णय कभी कभी दे भी देते हैं, नहीं सुनते हैं जो आप बोल रहे हो। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ तो हिमानी जी, उसके लिए तो कोर्ट भी जाते हैं ना। यदि चुनाव आयोग आपकी दलीलें नहीं सुनता तो कोर्ट चले जाते सवाल हैं। पूछ लेती हूँ, क्या आप हमारे रीजन जानना चाहते हैं या जो जो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंह गार्ड जी ने या गोविंद सिंह जी ने जो बोला है इसका सिर्फ मतलब मुझे सिर्फ इसके ऊपर काउंटर करना चाहते हैं, या हम कुछ रीजंस या ऐसे किसी निर्णय पर पहुंचना चाहते हैं? अरे आपका निर्णय तो आपके नेताओं ने सुना दिया। आपका निर्णय उससे अलग हो, पार्टी से हटके तो मुझे नहीं पता। ऊपर से लेकर रीजन कुछ और हो। रीजन ही तो बताया उन्होंने। ये रीजन नहीं है क्या हिमानी जी? हिमानी जी, ये रीजन नहीं है हार का। मैं बता रही हूँ ना, इस बात उठाने के पीछे क्या रीजन है। ये बात उन्होंने उठाई, इसके पीछे क्या कारण है वो कारण मैं कुछ आपके सामने लाना चाहती हूँ। अगर वो सुनने में है तो, नहीं तो फिर आप बोलिए, मैं हाँ या ना जैसे भी मुझे जो ठीक लगेगा बोलने के लिए बैठी हैं। आपके कोई अलग रीजन है? मैं तो पार्टी की बात कर रहा हूँ, पार्टी की प्रवक्ता है ना, बोलिए ना। मैंने तो आपको रोका नहीं, आपने कहा सुनने के, दर्शकों को सुनाने के लिए आपको बुलाया ना। आपको बोलिए अपने रीजन। बोलने दीजिए सर। मैं खुद विधानसभा चुनाव में अंदर काउंटिंग में बैठी हुई थी, तो कुछ मशीनें ऐसी आती हैं जिनमें 76% या 74% बैटरी होती है, और कुछ मशीनें ऐसी आती हैं जिनमें 99% बैटरी है। जब 76% बैटरी है इसका मतलब वो पूरे दिन चली, उसकी बैटरी लाइफ इतनी अच्छी है कि पूरे दिन में वो 24 या 26% खर्च हुई। और कोई दूसरी मशीन ऐसी है जिसको सिर्फ 1% यूज किया गया, तो ये क्या शक की वजह नहीं बनती है? अगर बैटरीज इतनी खराब थी तो सभी 10% 5% पे आनी चाहिए थी, और वो एक आज किसी की पूरी खत्म हो गई तो वो 90% पे चेंज कर दी गई बैटरी, दूसरी बैटरी डलवा दी गई। जब बैटरी लाइफ इतनी अच्छी है कि 74 से 76% होती है, तो किसी किसी मशीन की 99% कैसे रह जाती है? ये एक वजह है चुनाव आयोग, मतलब ये ईवीएम मशीन के ऊपर जो हमें संदेह पैदा करती है। दूसरे, छिंदवाड़ा का उपचुनाव आपने देखा, 13 राउंड तक एक विधानसभा क्षेत्र का बहुत बड़ा एरिया कवर हो गया। कई बूथ होते हैं, अलग अलग स्थान के बूथ होते हैं। आप ईवीएम काउंट, वो जो काउंटिंग का वो होता है उसमें जानते हैं कि 1 1 2 4 14 15 टेबल लगी रहती है। 13 राउंड तक के जो विधानसभा के जो वोटर थे वो कांग्रेस के प्रत्याशी को पसंद कर रहे थे, थोड़ी लीड मिल रही थी। आखिर के 4 राउंड में ऐसा जादुई परिवर्तन हुआ कि आखिर के 4 राउंड में बिल्कुल जो उसकी लीड थी वो माइनस में चली गई और बड़ी हार के साथ कांग्रेस का प्रत्याशी हार गया। 13 राउंड तक जो व्यक्ति लगातार हर राउंड में जीत रहा था, 4 राउंड में वो हार गया। ये बात हमारा शक पैदा करती है। अगर इन सवालों के जवाब भारतीय कि 13 और 4 का क्या आंकड़ा हो सकता है, आप बताइए कि एक जगह पर 4 राउंड में वो एक ही एरिया के नहीं थे कि चलिए ये उनका अच्छा, भोपाल में हिमानी जी चुनाव होंगे, आपने दिग्विजय सिंह जी की मतगणना देखी होगी। यदि उत्तर से शुरुआत होगी, पेटियां खुलना, तो कहां किसको लीड मिलेगी? तो ये क्षेत्र का नेचर होता है। हालांकि मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, इसका जवाब बता देती हूँ, अजय जी देंगे। अजय जी जवाब देंगे। टेबल किस तरह से होती है, राउंड किस तरह से होते हैं, मैं बता देती हूँ, दर्शकों को भी समझने में आसानी होगी। अगर आप बोल देंगे तो जवाब देने में अजय जी को भी आसानी होगी। कि ऐसा नहीं होता है कि एक एरिया की, अगर लोकसभा क्षेत्र का एमपी नगर का एरिया है तो एक राउंड में सिर्फ एमपी नगर होगा। 14 टेबल और उसमें चलिए जवाब ले लीजिए, समय कम है, जवाब ले लीजिए अजय जी। देखिए ब्रजेश जी, कांग्रेस पार्टी की नियत में खोट है, इसीलिए जनता इन्हें बार बार नकारती है, और ये जमीनी सच्चाइयों को स्वीकार करने की जगह व्यवस्था संस्थानों को दोषारोपण करते हैं।
हरियाणा के साथ जम्मू कश्मीर में भी चुनाव हुआ। कश्मीर रीजन की 45 सीटों में हमें एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन उसके बाद भी हमने जनादेश को स्वीकार किया। हमने कहीं नहीं कहा, क्योंकि हो सकता है उस क्षेत्र के, चाहे हम जातीय समीकरण मान लें, धार्मिक समीकरण मान लें, जिस वजह से हमें मत नहीं मिला, तो हम स्वीकार करते हैं कि हमें नहीं मिला। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो सामने सतह पे दिखाई देता है, आप हरियाणा में कहते हैं आपको दिखाई नहीं देता। आपकी बड़ी नेता कुमारी सैलजा सार्वजनिक तौर पे कहती हैं कि मेरी उपेक्षा की गई। मैं विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन हाईकमान ने मुझे लड़ने नहीं दिया। 22 दिन तक उन्होंने चुनाव प्रचार नहीं किया। हरियाणा में 22% दलित हैं, तो क्या ऐसे बर्ताव के बाद उन्होंने आपको वोट दिया होगा? लेकिन आप इन सच्चाइयों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, आप लकीरें पीटने के लिए तैयार हैं। आपके एक और बड़े नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला चाहते थे कि हरियाणा में उन्हें महत्व दिया जाए, लेकिन आपने पार्टी पूरी जैसे मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह को सौंप दी, वैसे आपने हुड्डा को सौंप दी। तो अन्य नेता ऐसे में उपेक्षित होते हैं। और जनता के बीच में भी एक मैसेज गया कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो वही गुंडागिर्दी, लूट जो पहले 10 साल होती थी, वही लेकिन फिर से होने वाली वो है। तो सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि आप मशीनों में हेर फेर कर देते हैं। बैटरी का जिक्र किया उन्होंने, फुल चार्ज रहती हैं, 20% 25% कम होती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ राउंड में आगे चलते हैं, बाद में आप ऐसा चमत्कार करते हैं कि जीत जाते हैं। आंधी हरियाणा में भी उनके पक्ष में थी, मध्य प्रदेश में भी उनके पक्ष में थी, लेकिन जीत आप गए। ब्रजेश जी, हिमानी जी के पास जानकारियों का अभाव है। अमरवाड़ा उपचुनाव में पहले 6 राउंडों में भारतीय जनता पार्टी आगे थी, उसके बाद कांग्रेस पार्टी आगे आई और आखिरी में फिर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती। तो जब 6 राज्यों में 6 राउंड में भाजपा आगे थी और फिर कांग्रेस आगे आ गई, तो हमने रोना नहीं रोया कि अब ईवीएम में गड़बड़ी चालू हुई। और ये कहना कि एक तरफ से क्षेत्र नहीं होता, ये गलत है। हर क्षेत्र में मतगणना एक तरफ से ही प्रारंभ होती है, तो कोई पर्टिकुलर क्षेत्र में किसी के ज्यादा मत हो सकते हैं। दूसरी बात, कांग्रेस के नेता जम्मू कश्मीर के चुनाव को क्यों चुनौती नहीं दे रहे? वहां भी तो आपकी 12 की केवल 6 सीटें बची, जबकि पिछले चुनाव में आपकी 12 सीटें थी, 45 सीटें लड़े और आप केवल 6 सीटें जीते। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ 7 सीटों पे आपने फ्रेंडली फाइट की, 7 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस जीती। और ब्रजेश जी, एक और महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का एक भी बहुसंख्यक हिंदू समाज का विधायक नहीं बना, सारे मुस्लिम विधायक बने कांग्रेस के। तो कैसी राजनीति कर रहे हो आप? ऐसी राजनीति करोगे और आपको कौन वोट देगा? तो कांग्रेस पार्टी को आत्ममंथन की जरूरत है, केवल और केवल ठीकरा फोड़ने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो आत्ममंथन कीजिए, ठीकरा मत फोड़िए। जानकारी का अभाव है, हिमानी जी वो कह रहे हैं आप। देखिए, अजय जी की आदत है, अभी 2-3 दिन पहले भी इनके साथ डिबेट में बैठी थी, घिर गए थे, तो ये अभी बीच बीच में टोकना शुरू कर देते हैं। इनकी बातों पर मैं बहुत ज्यादा व्यक्तिगत रूप से ध्यान नहीं देती हूँ। इनको मैं इनके झूठ बोल के काम चलेगा? अभी देखिए ना, देखिए शुरू हो गए। मैं बीच में नहीं बोली, इन्होंने मेरे पर व्यक्तिगत टिप्पणी करी, फिर भी मैं बीच में नहीं। या वैसे ही धैर्य खोएंगे और ऐसे ही बीच बीच में बोलेंगे। इनकी बातों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं समझती हूँ। सही तथ्य रखा करिए, सही तथ्य रखा करिए, सही तथ्य रखा करिए। इनको गंभीरता से मैं लेती नहीं हूँ। इनको इनको इनकी बातों का, और ना ही नहीं, आप वरिष्ठ तो आप हैं, आपकी आवाज से पता चलता है आप कितने बुजुर्ग हैं। कभी कभी नहीं आप बुजुर्ग हैं, मैं आपको बुजुर्ग हैं, आप मेरे पिता दादा के समान हैं। आप बुजुर्ग हैं, व्यक्तिगत मत जाइए, मुद्दे पर मैं आपके लिए नहीं आई हूँ यहाँ पे, मैं आपके लिए नहीं आई। आपने मुझसे सवाल पूछा था, ये इस तरह से बात करें तो फिर बात करने का क्या फायदा? अजय जी, आ जाने दीजिए बात, आप भी व्यक्तिगत मत जाइए, सीधे सीधे सवाल जवाब कीजिए। तो इनकी बातों पे मैं ज्यादा इसलिए गौर नहीं करती हूँ। मैं आपके आमंत्रण पर आपके साथ डिबेट करने के लिए आई हूँ, उनके साथ उलझी हूँ, तो आपका भी समय कम पार्टी के होगा। प्रवक्ता है, पार्टी का पक्ष रख रहे हैं ना वो, हिमानी जी। तमीज नहीं है इनको, तो मैं इनकी बात का जवाब थोड़ी दूंगी कि हिमानी जी को ज्ञान कम है कि ये यूनिवर्सिटी थोड़ी है। चुप रहिए अजय जी, आप चुप रहिए, अजय जी चुप रहिए, अजय जी चुप रहिए, चुप रहिए, चुप रहिए, अजय जी चुप रहिए। सवाल आपका नाम, आपको तो सुनाई कम देता है, मेरे पास तो ज्ञान कम है। आप अपना नाम हिमानी सुन लेते हैं, आप हिमानी समझ लेते हैं अपना नाम, आपको अपना नाम हिमानी लगने लगा। आप इतने ऑब्सेस्ड हो गए मुझसे, आप इतने ऑब्सेस्ड हैं मुझसे कि आप अपने आप को हिमानी समझने लगे। आप अपने शब्दों पर संयम मुझे रखना ज्ञान कम है, सीखिए। आपने कैसे कह दिया मुझे ज्ञान कम है? आपने कैसे कह दिया? आपने कैसे कह दिया? अजय जी, हिमानी जी, मुद्दे पे आइए ना, मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे आए ना ब्रजेश जी। अजय जी प्लीज आ जाने दीजिए बात,
ठीक। बीच में टोकना है उनको। तो मैं यही बोल रही हूँ कि उनको उनकी बातों का जवाब देने के लिए नहीं आई हूँ, आपके साथ इस टॉपिक पे डिबेट करने के लिए आई हूँ। वो तो ये तो इसी तरह छोटी से बात मुद्दे को हो गया। भटकाने का, देखिए अब आप बोलने ही नहीं देंगे, आप ही मुद्दे रिपीट तक कर रही आने है ही ना, नहीं आप- देंगे वो। आप मुद्दे पे बोलिए ना, ठीक है। आप केवल बकवास कर रही हो कि बोलिए नहीं। हिमानी जी, बकवास करते हैं अजय जी, आप बकवास करते हैं, आप आप एक बकवास तस्वीर करते हैं, रखेंगे जब तमीज से नहीं है ये आपको। बोल रही है। आप अपने ये व्यक्तिगत ये खुन्नस बोल मत रहा है, निकालिए, मुझे वो बोल रहा है। जनता देख रही है आप एक दोनों तस्वीर को, रख रहे ठीक हैं। है। आप हद हो गई। बहुत ही चलिए मैं बदतमीज लौट रहा हूँ आप आदमी दोनों के हैं। पास, लौट मैं रहा हूँ, आप- ठीक है, लौटता हूँ। प्रभु जी, हर बार ईवीएम पर दोष मढ़ना क्या ये सही है? या वाकई में ईवीएम में गड़बड़ी होती है जो कांग्रेस बार बार कहती है, और जहां जीत जाती वहां क्यों ईवीएम को दोष नहीं देती? क्या वजह है इसके पीछे? मध्य प्रदेश में भी 2 उपचुनाव होने वाले हैं, पहले से कोई प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं क्या? देखिए, ये तो पुराना राग है ब्रजेश जी, वो नाच ना आए आंगन टेढ़ा वाली बात है। अजय जी अभी इधर हैं तो भले भी ईवीएम का पक्ष ले रहे हों, वो पहले उधर थे तो वो भी ऐसी ही बातें कर रहे होंगे उस दौर में, शायद पुरानी कोई क्लिपिंग उनकी मिल सकती है। तो इसमें कोई बहस नहीं करिए आप लोग, इसलिए बता रहा हूँ। रही बात ये ईवीएम की, तो ईवीएम का देश में लॉन्च कांग्रेस ने किया था, कई चुनाव कांग्रेस जीती उससे। अभी हिमाचल में सरकार उनकी इसके पहले बनी है, इसके पहले कर्नाटक में उनकी सरकार बनी है। और रही बात यदि ईवीएम में ही हेर फेर किया है यहाँ पर बीजेपी ने हरियाणा में, तो बीजेपी जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं किया हेर फेर? कश्मीर की सारी सीटें जीत जाती बीजेपी, तो नरेंद्र मोदी का कद जो है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी से भी बड़ा हो जाता। एक बीजेपी को एक बड़ी मूर्ति बनानी पड़ती उनके लिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या छवि होती मोदी की। आप ये सोचिए कि जो है उन्हें 370 हटाई जो जवाहरलाल नेहरू ने लगाई थी, उसके बाद पूरे देश में उनने उसका एक माहौल बनाया। उसके बाद लंबे समय के इंतजार के बाद वो जम्मू कश्मीर में उनने 2014 के बाद 10 साल बाद चुनाव कराए, और उसमें जो कश्मीर की जनता जिसको वो कह रहे थे कि हमारे साथ है, कश्मीर की जनता यदि उनके साथ आ जाती इस चुनाव में, भले वो ईवीएम में ही बदल देते, वहाँ पर पहले से प्रीपोन ईवीएम लगा देते, पहले से माहौल भी था उनके पक्ष में वहां पर। तो आप ये सोचिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत की क्या छवि होती और नरेंद्र मोदी के कद क्या होता। कि नरेंद्र मोदी की जो मूर्ति जो है ना, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, तो मैंने कम ही कह दिया है, इतनी ऊंची होती कि चांद तक जाती हुई दिखाई देती हमको। तो इतना बड़ा कद हो जाता है, तो कर सकते थे आसानी से ईवीएम में छेड़छाड़ करते तो, लेकिन उनने वहाँ नहीं किया क्योंकि हो नहीं सकती ईवीएम में। जहाँ तक बैटरी की बात है, मनोज जी, ब्रजेश जी, आप भी, अजय जी भी, हिमानी जी भी मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करती हैं। बैटरी जो है पुरानी मशीन हो गई, जल्दी बैटरी खपत हो जाती है। अब दूसरी बात वह है कि जिस ईवीएम का जिक्र कर रही कि 70% बैटरी थी, उसमें वोट कितने पड़े, उसका यूज़ कितने बार हुआ, उस मशीन का बटन कितने बार दबाया गया उसका, और जिस मशीन में जो है 90% बैटरी थी उसका यूज़ कितना हुआ, ये भी आप बताइए। फिर उसके बाद रही बात ईवीएम की, बैटरी बदल दी, मशीन बदल दी, तो आपका पोलिंग एजेंट क्या पक्षद्रोही है, क्या भीतर घाती है जो आप ऐसे लोगों के एजेंट बनाते हैं जो वहाँ पर साइन करते हैं पूरी ईवीएम में, और जब गिनती मतगणना स्थल पे आते हैं तो भी आपके साइन मिला के आप लोग उसको देखते हैं, आपको सूची दी जाती है ना पूरी, कि इस मशीन का सीरियल नंबर ये है, इसमें बैटरी का नंबर ये है, इसमें इतने वोट हैं, पूरी सूची मिलान करके आप लोग उसके बाद उसको ईवीएम की वहाँ पर गिनती करते हैं। तो ये तो बिल्कुल, ये मैंने जो पहले शब्द प्रयोग किया बिल्कुल वही स्थिति है ब्रजेश जी, कि आप चुनाव हार रहे हैं, अपने नेता को दोष दे नहीं सकते, अपनी नीतियों को दोष नहीं दे सकते, अपने आप को दोष नहीं दे सकते, तो दोष देने के लिए तो कोई चाहिए ना, तो आप ईवीएम को दोष दे दीजिए। अब हरियाणा का नतीजा बता देते हैं। हरियाणा में 14 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर बीजेपी को जो है, जो तीसरे नंबर पे जो पार्टी आई है कांग्रेस, उससे भी पीछे रही है। उसमें से कुछ तो कांग्रेस छोड़ के जो निर्दलीय चुनाव लड़े, कुछ दूसरे दलों के लोग थे। तो यदि 14 सीटों पर बहुत छोटे मार्जिन से जहां पे कांग्रेस हारी है, वोट कटुआ पार्टियों के दम पे या निर्दलीय जो कांग्रेस के बागी थे उनके कारण, तो कांग्रेस यही मैनेज कर लेती, तो कांग्रेस की चुनाव मैनेजमेंट जो बीजेपी करती है वो करना चाहिए ना इनको, कि चुनाव प्रबंधन वैसा करें, आप उस तरीके से आए चुनाव मैदान में। आपने इंडिया गठबंधन बनाया, 99 सीटों पर आप पहुँच गए, उसके बाद फिर आपके छितर बितर होने लगे आपस में, तो अब देखिए वो स्थितियां बन के सामने आ गई हैं। तो पूरी यूनाइटेड ताकत के साथ अब यदि लड़ने जाएं, मुद्दों पे जाएं, वहां के लोगों को एड्रेस करें, तो मुझे नहीं लगता कि ईवीएम कुछ कमाल कर पाएगी या ईवीएम में कुछ होगा। तो हिमानी जी, दोष आपके अंदर ही है और आप ईवीएम में ढूंढ रहे हैं, कमियां आपके पास ही हैं, आप अपने बागियों को नहीं संभाल पाए, गठबंधन मजबूत नहीं कर पाए, इस वजह से हार गए। अब ईवीएम तो जवाब देगी नहीं, जो प्रभु जी कह रहे थे, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, वही हाल है। देखिए प्रभु जी की बातें बहुत सारी ऐसी हैं जो वाकई मैं पर्सनली बिल्कुल मानती हूँ, और बाकी मैं अपने वरिष्ठ नेताओं तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी कि कुछ चीजों पर विचार करने की वाकई जरूरत है, विचार करने की बहुत जरूरत है। लेकिन एक चीज और मैं उनकी बहुत अच्छी लगी मुझे, कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर और 370 को कश्मीर के लोगों ने नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार नहीं किया, ये भी बहुत
अच्छी बात है और बहुत मेरे लिए खुशी की बात है। दूसरी मैं ये बोलना चाहती हूँ, अजय जी ने अभी कोट किया था बातचीत, क्योंकि वो बीच में काटेंगे, अभी भी काटेंगे, आप देख लीजिएगा कि आप हमारी उनको पार्टी में उकसाती हैं। कुमारी सैलजा जो है उनके असंतुष्टि उनको दिखाई दी, और वाकई उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कुमारी सैलजा असंतुष्ट थी, उन्होंने कुछ बोला और उसका चुनाव पर असर पड़ गया। क्या आप लोगों ने कभी भी, इस पैनल में बैठे लोगों ने, शिवराज सिंह चौहान जी की असंतुष्टता नहीं देखी थी? मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद कई बार उनके ऐसे असंतुष्ट बयान नहीं आए थे, कई बार उन्होंने जनता के बीच में ऐसा नहीं बोला था, कई बार उन्होंने नहीं बोला था कि जो कार्यकर्ता कल मेरे को भगवान बोलते थे, माता पिता सब कुछ मानते थे, आज वो उनको अपने बैनर पे मेरा फोटो लगाने में उन्हें संकोच होता है। और ये चीजें जो है सत्ता के, उनकी असंतुष्टि का मध्य प्रदेश में कभी कोई असर नहीं पड़ता, कुमारी सैलजा की असंतुष्टि का हरियाणा में असर पड़ता है, और भारतीय जनता पार्टी के लोग ये ऑब्जर्व कर लेते हैं, लेकिन अपने पार्टी के असंतुष्ट नेताओं को कभी ये लोग ऑब्जर्व नहीं 14 कर सीटों पे आप अपने मैं- बागियों के कारण हारे हैं ना, तो ये तो मानना ही पड़ेगा ना आप। पर शिवराज जी की बागी होने के अच्छा है, उनका संगठन उसको, संगठन साथ लेता है, आपका नहीं साथ पाता। का कद इतना भी बड़ा नहीं था कि उनके असंतुष्ट होने का किसी पर कोई असर पड़ता। हमने भी कई वीडियो देखे थे जहां लाडली लक्ष्मी बहनाएं बहुत रो रही थी, बहनों के सर पे भाई ने हाथ रखा शिवराज जी ने, और अपनी असंतुष्टि उन्होंने जाहिर की, पर ऐसा कोई असर दिखाई नहीं दिया। लेकिन चुनाव पे उनकी बातों का कोई असर नहीं। ये चीजें सवाल खड़े करती हैं कि आपके असंतुष्टि होती है तो सवाल जनता पे नहीं पड़ता है, हमारे यहाँ साथ तो आप भी सकते थे ना, वही तो प्रभु जी ने कहा कि वो साथ लेते हैं, आप नहीं साथ पाते। उनका प्रभाव जनता के ऊपर ज्यादा पड़ा, कुमारी शैलजा का शिवराज सिंह चौहान से ज्यादा प्रभाव पड़ा। मतलब आप ये मान रहे हैं शिवराज जी बड़े नेता हैं, उनका प्रभाव ज्यादा पड़ना चाहिए, शैलजा की कुमारी कम। शैलजा बड़ी नेता है, कुमारी शैलजा बड़ी नेता है, उनका प्रभाव पड़ा। रजत जी थोड़ा सा स्पष्ट करा लें कि वो किस चुनाव की बात कर रही हैं। शिवराज सिंह चौहान के असंतुष्ट होने के बाद किस चुनाव में मध्य प्रदेश में बीजेपी के साथ जनता गई है, ये थोड़ा सा स्पष्ट करा है। लोकसभा की बात, लोकसभा की बात कर रही है, तो आपको शायद हिमानी जी याद नहीं होगा कि 2018 में बीजेपी सरकार से बाहर हो गई थी, तब भी लोकसभा चुनाव में 28 सीटें बीजेपी जीती थी। तब तो कोई असंतुष्ट नहीं, तब किसे, कमलनाथ के प्रति जनता असंतुष्ट थी क्या उस समय? क्या राहुल गांधी के प्रति असंतुष्ट थी? नहीं, थोड़ा सा जो है, देखिए हमारे प्लेटफॉर्म का सही इस्तेमाल कीजिए, ढंग की बातें कीजिए आप। सर पुलवामा का राष्ट्र प्रेम था वो तो, जिसके साथ जनता थी, उसमें उतने पुराने चुनाव पे ना जाए। फिर आपने कुमारी शैलजा पे भी बोलना चाहिए था कि एक नेता से चुनाव नहीं हारा। हाँ, वो भी बता देते हैं आपको। कुमारी शैलजा ने भरे चुनाव में, हरियाणा के भरे चुनाव में कुमारी शैलजा ने कहा, भरे चुनाव में उनका अपमान हुआ, भरे चुनाव में आपके राहुल गांधी को वहां पर उनको मंच पर बैठा के संदेश देना पड़ा, इसका असर वहां पे पड़ा ना। आपके नेताओं ने गलती की, आपकी रणनीति गलत थी, वही तो कह रहा हूँ। आप कुमारी शैलजा का शायद आपने वो वाला इंटरव्यू नहीं देखा होगा कि कुमारी शैलजा कुछ भी कर सकती है, भारतीय जनता पार्टी में नहीं जा सकती। वो तो कह रही हैं कि ऐसा तो कांग्रेस को आत्मंथन करना चाहिए, वैसे ही जाएगी। वैसा तो अशोक तंवर ने 2 बजे तक बीजेपी का प्रचार किया और 4 बजे कांग्रेस में आ गए। वैसा तो ऐसा भी है। चलिए, कमलनाथ का झंडा भी है, आपको याद होगा। बाध्यता है हिमानी जी, अजय जी, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर ईवीएम पर दोष मढ़ना मुझे लगता है हास्यास्पद है। यदि उनके नेता ये कहते हैं कि चुनाव आयोग आंकड़े दर्ज करने में, दिखाने में देरी कर रहा है, तो इस पर भी विचार करना होगा, उन्हें आत्ममंथन करना होगा कि इस तरह के बयान क्यों देना। बल्कि ये देखी जाना चाहिए कि उनमें कमियां कहाँ रह गई, संगठन स्तर पर कमियां रह गई हैं, या जो गुटबाजी है उसके कारण ये परिणाम उनके सामने आ रहा है। लेकिन कांग्रेस है कि मानती ही नहीं, वो अंदर झांकने कर देखना ही नहीं चाहती, अपनी कमियां दूर ही नहीं करना चाहती, और हर बार ईवीएम पर ठीकरा फोड़ देती है। लेकिन उसे इस पर विचार करना होगा। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।